अगर हम 4 जुलाई 1987 की रात के बारे में सोचें तो दिमाग में क्या आता है? हाँ, आजादी का जश्न। बिल्कुल। अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। आसमान में हर तरफ लाल नीली आतिशबाजी हो रही थी। लेकिन उसी वक्त इस शोर शराबे से बहुत दूर न्यू मैक्सिको की एक बहुत ही सुनसान जगह पर कुछ ऐसा हो रहा था जो इस आज़ादी के दिन को मतलब एक भयानक रूप देने वाला था। सही कहा। और हम बात कर रहे हैं पेनिटेंशियरी ऑफ न्यू मैक्सिको जेल की। हाँ, और वो भी उसकी नॉर्थ यूनिट, जिसे लेवल 6 सिक्योरिटी फैसिलिटी माना जाता था। मतलब राज्य के सबसे खतरनाक रेपिस्ट और सीरियल किलर्स वहाँ रखे जाते थे। एकदम। लोहे के भारी दरवाजे, कांटीले तार, हथियारबंद गार्ड्स, वो जगह अभेद्य मानी जाती थी। लेकिन उसी रात 7 बेहद खूनखार अपराधियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का असली मतलब सचमुच की आजादी बन गया। बिना कोई अलार्म बजे वो सब अंधेरे रेगिस्तान में गायब हो गए। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन पड़ताल में हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे कि पुलिस रिकॉर्ड्स, FBI ऑपरेशंस के डिक्लासिफाइड दस्तावेज और इस 27 दिन तक चले खौफनाक मैनहंट की फाइल्स, हम सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं सुनाने वाले। हमारा मकसद ये डिकोड करना है कि एक लेवल 6 सिक्योरिटी जेल का सिस्टम फेल कैसे हुआ। बिल्कुल। और कैसे कागजों पर लिए गए छोटे छोटे फैसलों ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदा कैसे गया। देखिए, अगर हम उस रात की घटनाओं को ध्यान से देखें तो एक नाम बार बार आता है, विलियम गिलबर्ट। ये वही आदमी था ना जिसे 4 हत्याओं के जुर्म में उम्र कैद मिली थी। हाँ वही। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि मतलब इतने खूंखार अपराधी को उसी के ब्लॉक में सफाई का काम दे दिया गया था। अरे बाप रे। और बस यहीं से तबाही शुरू हुई। सफाई करते करते गिलबर्ट के हाथ में कहीं से एक लोडेड बंदूक आ जाती है। एक लोडेड बंदूक लेवल 6 जेल के अंदर? बिल्कुल। और उसके बाद जो होता है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। सिर्फ 120 सेकंड, मतलब महज 2 मिनट के अंदर गिलबर्ट उस ब्लॉक के पूरे कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेता है। 2 मिनट? ये तो बहुत तेज है। हाँ, वो बटन दबाता है और 6 और कैदियों के दरवाजे खोल देता है, जिनमें जेम्स किस्लो जैसा सीरियल रेपिस्ट भी था। वो सब मिलकर एक गार्ड को बंधक बनाते हैं, उसे छत पर ले जाते हैं, हथकड़ी से बांधते हैं और बस गायब। लेकिन एक सेकंड, इस पूरी घटना में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो गिलबर्ट की फुर्ती नहीं है। वो तो है ही, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से लकवाग्रस्त कैसे हो गया? यही तो पते की बात है। जब कोई जेल लेवल 6 की होती है तो उसका मतलब है कि वहाँ सुरक्षा की कई परतें हैं। एक टूटेगी तो दूसरी रोकेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जांच में क्या सामने आया? छत पर जो मेन टावर था, जहाँ से कैदियों के भागने की सबसे ज्यादा आशंका होती है, वो टावर उस रात बिल्कुल खाली था। खाली था? मतलब वहाँ कोई गाड़ी नहीं था? कि सेंसस बंद क्यों थे? इसका जवाब है बजट कट्स। क्या? हाँ, जेल प्रशासन ने कुछ $1000 बचाने के लिए ओवरटाइम बंद कर दिया था और बिजली का बिल बचाने के लिए सेंसस को ऑफलाइन कर दिया था। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बैंक के मेन वॉल्ट का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए और सिक्योरिटी कैमरे का प्लग निकाल दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक का क्या फायदा जब इंसानी लापरवाही उसे खुद ही नाकाम कर दे। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक और बात खटक रही है। क्या? जब पुलिस ने इन कैदियों के सेल की तलाशी ली थी तो रॉबर्ट डेविस नाम के एक कैदी के सेल से, जो खुद एक पूर्व पुलिस ऑफिसर था, पुलिस रेडियो के कोड्स और मेक्सिको के नक्शे मिले थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है। तो क्या ये मुमकिन है कि टावर का खाली होना कोई संयोग नहीं था? क्या उन्हें पहले से पता था कि बजट कट्स की वजह से जेल अंदर से कमजोर हो चुकी है? देखिए, ये बहुत ही तीखा सवाल है। जेल के अंदर की दुनिया हमारी बाहरी दुनिया से बहुत अलग होती है। वहाँ कैदियों के पास सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो है समय। सही बात है। वो हर दिन गार्ड्स की शिफ्ट का समय, उनके चलने का पैटर्न बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। रॉबर्ट डेविस खुद पुलिस के कार्यप्रणाली जानता था। हाँ, वो तो पुलिस वाला ही था पहले। बिल्कुल। तो उसने और गिलबर्ट ने मिलकर इस प्रशासनिक ढिलाई को एक मौके की तरह देखा। उन्हें पता था कि 4 जुलाई की रात को गार्ड्स कम होंगे। तो मतलब ये पूरी तरह से एक सोची समझी चाल थी। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया और दीवार फान ली। लेकिन जेल के बाहर तो न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान था ना। रात का जमा देने वाला तापमान, सांप, कांटीली झाड़ियां, बिना किसी ठोस योजना के वहां सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है।
बिल्कुल, पुलिस को भी ये लगा था कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। हाँ, और इसीलिए भागने की खबर मिलते ही एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। 10 मील का दायरा सील कर दिया गया। आसमान में हेलीकॉप्टर्स थे जिनमें FLIR सिस्टम लगा था। फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरा। हाँ, जो रात के अंधेरे में भी इंसान की बॉडी हीट को पकड़ सकते हैं। रेगिस्तान की ठंडी जमीन पर इंसान की गर्मी तो स्क्रीन पर एक लाल बिंदु की तरह दिखनी चाहिए थी। और सिर्फ आसमान से ही नहीं, जमीन पर भी भारी तैनाती थी। ATVs, घोड़ों पर पुलिस और सबसे अहम ब्लड हाउंड कुत्ते, जो गंध सूंघने में माहिर होते हैं। बिल्कुल, इन कुत्तों ने जेल की दीवार से कैदियों की गंध पकड़ी और उनका पीछा इंटरस्टेट 25 हाईवे तक किया। लेकिन हाईवे के किनारे पहुंचते ही वो गंध अचानक गायब हो गई। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि हाईवे पर पहले से ही कोई गेटवे गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। बिल्कुल, कुत्तों के निशान का इस तरह खत्म होना पुलिस के लिए एक साफ संदेश था कि वो गाड़ी में बैठकर फरार हो गए हैं। एक परफेक्ट एस्केप। लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। पुलिस को लग रहा है कि 7 अपराधी एक तेज रफ्तार गाड़ी में राज्य की सीमा पार कर रहे होंगे। लेकिन भागने के ठीक 2 दिन बाद जेल से मुश्किल से 2 मील दूर एक रेस ट्रैक के पास हेक्टर टॉरस नाम का एक कैदी पैदल भटकता हुआ मिलता है। हाँ, और जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि उससे भागने के असली मास्टर प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल, वो तो बस उनके पीछे पीछे दीवार फांद कर बाहर आ गया था। और ये कोई सहयोग नहीं था। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे डिकॉय स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी ध्यान भटकाने की रणनीति। अच्छा। मास्टरमाइंड्स को अच्छी तरह पता था कि सायरन बजते ही पुलिस पूरी ताकत झोंक देगी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर टॉरेस, रोमेरो और श्मिट जैसे कैदियों को अपने साथ बाहर निकाला, ताकि वो पुलिस का ध्यान भटका सके। हाँ, इन प्यादों को बाहर लाकर उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? अगर मैं मास्टरमाइंड हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरा राज सिर्फ मेरे तक रहे। इन एक्स्ट्रा लोगों को बाहर निकालकर मैं अपने लिए खतरा क्यों पैदा करूंगा? अगर टॉरेस पकड़ा गया, जो कि वो पकड़ा भी गया, तो वो पुलिस को सब कुछ उगन देगा ना। आपका सोचना स्वाभाविक है, लेकिन आपको इसे समय के नजरिए से देखना होगा। गिलबर्ट और डेविस को ये नहीं चाहिए था कि प्यादे कभी पकड़े ही ना जाए। तो फिर उन्हें सिर्फ 48 घंटे का हेड स्टार्ट चाहिए था, शुरुआती बढ़त। जब टॉरस और बाकी प्यादे रेगिस्तान में अलग अलग दिशाओं में भागे तो पुलिस को अपनी टीमें बांटनी पड़ी। ओह, हेलीकॉप्टर्स को अलग अलग इलाकों में भेजना पड़ा होगा। बिल्कुल, और जब टॉरस पकड़ा गया तो उसने पुलिस को क्या बताया? सिर्फ ये कि वो शुरुआत में साथ थे। मास्टरमाइंड्स के पास छिपने का ठिकाना क्या है, गाड़ी कौन सी है, टॉरस को इसका कोई सुराग नहीं था। मतलब उसने पुलिस को पहचान तो कंफर्म कर दी, लेकिन लोकेशन नहीं। हाँ, और उन 48 घंटों में मास्टरमाइंड्स उस इलाके से बहुत दूर निकल चुके थे। कमाल का दिमागी खेल है यार ये। पुलिस को समझ आ गया था कि उनका सामना कुछ बेवकूफ अपराधियों से नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में पुलिस ने अपना पूरा तरीका बदल दिया। उन्होंने फिजिकल मैनहंट को रोककर अब मनोवैज्ञानिक जांच शुरू कर दी। और इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज मुझे लगी वो थी जेल के अंदर बाकी कैदियों से पूछताछ करने का तरीका। हाँ, वो टाइमर वाला तरीका। बिल्कुल, पुलिस ने हर कैदी को पूछताछ के लिए कमरे में बुलाया, लेकिन हर इंटरव्यू के लिए ठीक 20 मिनट का टाइमर लगा दिया, ना 1 मिनट कम ना ज्यादा। ये 20 मिनट की सख्ती क्यों? हाँ, ये प्रिजन गेम थ्योरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। पुलिस अधिकारियों को पता था कि जेल के अंदर स्निचेस गेट स्टिचेस का नियम चलता है। मतलब जो मुखबरी करेगा उसकी जान जाएगी। बिल्कुल, कैदी लगातार एक दूसरे पर नजर रखते हैं। अगर पुलिस किसी कैदी को 2 घंटे तक कमरे में रखती और बाकी सबको 5 मिनट में भेज देती तो पूरे ब्लॉक को समझ आ जाता कि कौन जानकारी दे रहा है। सही बात है, उसकी जान खतरे में पड़ जाती। इसीलिए ये 20 मिनट का नियम बना। अगर हर कोई ठीक 20 मिनट बाद बाहर आता है तो कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि किसने सच बोला और किसने सिर्फ चुप रहकर समय बिताया। मतलब पुलिस ने कैदियों को उनके ही अंडरवर्ल्ड के न्याय तंत्र से बचाने के लिए ये व्यवस्था बनाई। हाँ, ताकि वो बिना डरे बोल सकें। और ये तरीका काम भी आया। जल्द ही हाईवे पेट्रोल ने एक ट्रक को रोका जिसके अंदर रॉबर्ट डेविस छिपा हुआ था। वही पूर्व पुलिस ऑफिसर। हाँ, डेविस को पता था कि पुलिस पूछताछ कैसे करती है, लेकिन फिर भी वो टूट गया। उसने कबूल किया कि गिलबर्ट, किस्लो और गैलेगोस सेंटा फे के ही एक स्टोरेज यूनिट में छिपे हैं। और उनकी मदद गैलेगोस का एक रिश्तेदार कर रहा था। बिल्कुल। इसके बाद पुलिस ने रिश्तेदारों पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया ना, वो किसी स्पाई थ्रिलर जैसा है।
यहाँ पुलिस ने ऑब्वियस सर्वेलेंस तकनीक का इस्तेमाल किया। ऑब्वियस सर्वेलेंस मतलब जानबूझकर नजर रखना। हाँ, आमतौर पर पुलिस छिपकर नजर रखती है, लेकिन यहाँ उन्होंने जानबूझकर संदिग्ध रिश्तेदारों के घरों के बाहर अपनी मार्क्ड पुलिस कारें खड़ी कर दी। अरे वाह। अधिकारी दिन रात उनके घर के बाहर खड़े रहते थे। इसका मकसद जानकारी जुटाना कम और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना ज्यादा था। जाहिर है, जब आपको पता हो कि पुलिस 24 घंटे आपको देख रही है तो घबराहट में गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ घर के बाहर खड़े होना ही नहीं, 1987 के उस दौर में जब स्मार्टफोन्स या जीपीएस ट्रैकिंग नहीं होती थी, तब पुलिस ने पेन रजिस्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया। पेन रजिस्टर। आज कोई सोचेगा कि बस फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली होगी, लेकिन तब ऐसा मुमकिन नहीं था। तो ये काम कैसे करता था? हाँ, पेन रजिस्टर दरअसल फोन लाइंस पर लगाए जाने वाला एक उपकरण था। वो बातचीत रिकॉर्ड नहीं करता था, सिर्फ ये रिकॉर्ड करता था कि उस फोन से किस नंबर पर कॉल की गई है और कितनी देर बात हुई है। अच्छा, तो सिर्फ नंबरों का एक जाल बुना जा रहा था। बिल्कुल, ताकि पुलिस जान सके कि कौन सा रिश्तेदार किससे संपर्क कर रहा है। इसी ट्रैकिंग के जरिए पुलिस सांता फे एयरपोर्ट रोड के पास उस स्टोरेज यूनिट तक पहुंच गई। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वो यूनिट खाली थी। हाँ, वो भाग चुके थे। लेकिन वहां कंक्रीट की एक मोटी दीवार में पुलिस को एक बहुत ही बारीक छेद मिला। छेद? हाँ, वो छेद इतना छोटा था कि बाहर से किसी की नजर ना पड़े, लेकिन अंदर बैठे बैठे अपराधी पुलिस की हर गतिविधि देख रहे थे। मतलब वो कितने सतर्क थे। यहाँ आकर कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पुलिस का ये चौतरफा दबाव आखिर में रंग लाया। 21वें दिन पेन रजिस्टर ने एक कॉल पकड़ी जो अल्बुकर्क के एक मोटेल से आई थी। पुलिस वहां पहुंची। कमरे से सिगरेट का धुआं उठ रहा था, लेकिन अपराधी फिर निकल चुके थे। मतलब वो बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे। हाँ, लेकिन पुलिस ने मास्टरमाइंड्स को न्यू मैक्सिको राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और यहीं पर कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि जब कोई खूंखार अपराधी हताश होता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। बिल्कुल। जेम्स किस्लो, जो एक सीरियल रेपिस्ट था, वो भागकर पड़ोसी राज्य एरिजोना पहुंचता है। वहां एक घर का दरवाजा तोड़कर घुसता है। उसे वहां राइफल्स और शॉटगन मिल जाते हैं। अरे बाप रे। और वो उस परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर उनकी ही गाड़ी में 350 मील दूर कैलिफोर्निया ले जाता है। ये किसी भी कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दुष्स्वप्न है। अपराधी अब भाग नहीं रहा था, वो निर्दोष लोगों की जान से खेल रहा था। हाँ, और कैलिफोर्निया पहुंचकर वो उस परिवार को एक मोटेल में बांध देता है। लेकिन वो सिर्फ उनकी वैन लेकर नहीं भागता, वो उस परिवार की 11 साल की बच्ची का अपहरण कर लेता है। देश की पुलिस, FBI, करोड़ों डॉलर के हेलीकॉप्टर्स, खोजी कुत्ते, सब कुछ नाकाम हो चुका था। लेकिन कैलिफोर्निया के गार्डन ग्रूव इलाके में इस पूरी कहानी को वो 11 साल की बच्ची अपने दम पर पलट देती है। कैसे? जब किस्लो किसी काम से वैन रोकता है और बच्ची को कुछ देर के लिए एक रेस्टोरेंट के पीछे छोड़कर जाता है, तो वो रोती हुई किसी कोने में नहीं दुबकी। उसने गजब की मानसिक सतर्कता दिखाई। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। बिल्कुल। वो भागकर मेन सड़क पर आई, एक गुजरती हुई पुलिस कार को हाथ देकर रोका और बिना किसी घबराहट के बिल्कुल सटीक जानकारी दी। अरे वाह। उसने बताया कि अपराधी के पास कौन से हथियार हैं, वैन किस रंग की है, कौन सा मॉडल है, सब कुछ। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पूरे 27 दिन के मैनहंट का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कैसे? जहां अमेरिका का सबसे फुल प्रूफ लेवल 6 सिक्योरिटी सिस्टम कुछ बजट कट्स के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। हाँ। वहीं एक 11 साल की बच्ची की सूझबूझ ने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। बिल्कुल सही कहा। उस बच्ची की जानकारी मिलते ही FBI की SWAT टीम हरकत में आती है। वो उस वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हाँ? किस्लो पूरे वक्त उसी के अंदर फर्श पर छिपा हुआ था। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। जब पुलिस वैन का दरवाजा खोलती है तो किस्लो बिना एक भी गोली चलाए सरेंडर कर देता है। जबकि उसके पास तो हथियार थे ना। हाँ। बाद में तलाशी में उसकी ड्राइवर सीट के ठीक नीचे एक लोडेड .357 मैग्नम रिवॉल्वर मिलती है। वो चाहता तो एक पल में पुलिस पर गोलियों की बौछार कर सकता था। तो जेल के अंदर एक गार्ड पर हमला करने वाला ये अपराधी हथियारों से लैस होने के बावजूद SWAT टीम के सामने इतना शांत क्यों गया? देखिए, क्योंकि जेल के अंदर उसके सामने सिर्फ एक गार्ड था और उसे पता था कि वो उसे आसानी से हरा सकता है। हाँ, वो ओवरपावर कर सकता था। लेकिन जब आपके चारों तरफ दर्जनों SWAT कमांडो लेजर साइट वाली राइफल्स ताने खड़े हों, तो अपराधी के दिमाग में फाइट रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है और सर्वाइवल मोड हावी हो जाता है। बिल्कुल।
उसे पता था कि अगर उसका हाथ रिवॉल्वर की तरफ 1 इंच भी बढ़ा तो अगले सेकंड उसके शरीर में दर्जनों गोलियां उतार दी जाएंगी। सही बात है। खैर किस्लो तो पकड़ा गया। हाँ। लेकिन बाकी 2 मास्टरमाइंड्स, हाँ। गिलबर्ट और गैलेगोस, वो अभी भी आजाद थे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों के बीच जो इतने हफ्तों से साथ भाग रहे थे, कोई वफादारी होती है? हम फिल्मों में अक्सर चोरों की वफादारी के बारे में सुनते हैं। उफ। मैं बता दूं कि अपराधियों के बीच कोई वफादारी नहीं होती। अच्छा। हाँ, जब सामने उम्र कैद दिख रही हो ना, तो वो सबसे पहले खुद को बचाने के लिए अपने साथियों को धोखा देते हैं। ये सिर्फ एक मिथक है। और किस्लो ने इस मिथक को कुछ ही मिनटों में तोड़ दिया। बिल्कुल। जैसे ही FBI ने पूछताछ शुरू की, वो तुरंत टूट गया। उसने सिर्फ नाम ही नहीं बताए, बल्कि एक कागज पर मोटेल का नक्शा बना दिया। अरे बाप रे, इतना जल्दी? हाँ, रूम नंबर 243। और सबसे हैरानी की बात ये बताई कि जो रिश्तेदार उनकी मदद कर रहा था, वो भी उसी मोटेल में ठीक नीचे वाले कमरे में है। किस्लो का ये कबूलनामा कोई पश्चाताप नहीं था। वो बस अपने लिए एक बार्गेनिंग चिप तैयार कर रहा था, ताकि उसे सजा में थोड़ी छूट मिल सके। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब FBI के पास एग्जैक्ट रूम नंबर था, लेकिन अब समस्या ये थी कि वो एक फैमिली मोटेल था। मतलब वहाँ बच्चे और परिवार ठहरे होंगे। हाँ, आप ऐसे अपराधियों के साथ जिनके पास राइफल्स हैं, किसी मोटेल में सीधा शूट आउट नहीं कर सकते। एक भी गोली आर पार हुई तो बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। FBI के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उन्हें जिंदा और बिना खून खराबे के कैसे पकड़ा जाए? और यहीं पे टैक्टिकल पुलिसिंग का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलता है। FBI ने सुबह 6:30 बजे का वक्त चुना, जब नींद सबसे गहरी होती है। बिल्कुल। और उन्होंने फैसला किया कि वो नो नॉक एंट्री करेंगे, मतलब बिना दरवाजा खटखटाए प्रवेश। स्वाट टीम ने एक भारी बैटिंग रैम से एक झटके में दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसने से पहले एक फ्लैश बैंग डिवाइस कमरे में फेंक दिया। ओह, फ्लैश बैंग। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन इसका असल में काम करने का तरीका क्या होता है? देखिए, फ्लैश बैंग कोई जानलेवा बम नहीं होता। ये इंसान की सेंसेस यानी इंद्रियों को पूरी तरह से ओवरलोड करने के लिए बनाया गया है। अच्छा। हाँ, जब ये फटता है तो इसमें से सूरज जैसी अंधी कर देने वाली तेज रोशनी निकलती है और कान के पर्दे फाड़ देने वाला एक भयानक धमाका होता है। अरे बाप रे। जिस कमरे में ये फटता है, वहाँ मौजूद इंसान कुछ सेकंड के लिए ना तो कुछ देख पाता है, ना सुन पाता है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। और FBI को अपना काम करने के लिए वही चंद सेकंड चाहिए थे। बिल्कुल। इससे पहले कि गिलबर्ट और गैलेगोस अपनी आंखें मल पाते, कई स्वॉट कमांडो उनके सीने पर चढ़े हुए थे और हथकड़ियां लग चुकी थी। और क्या वहां से हथियार मिले? बहुत सारे। जब कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से 2 खतरनाक सॉर्ड ऑफ शॉटगन्स और कई रिवॉल्वर्स मिले। सॉर्ड ऑफ मतलब उसकी नली काट दी गई थी ताकि उसे कपड़ों में छुपाया जा सके। और करीब से फायर करने पर वो ज्यादा नुकसान पहुंचाए। हाँ, अगर FBI फ्लैशबैंग का इस्तेमाल ना करती या रेड में 1 मिनट की भी देरी होती तो वहां भारी तबाही मच सकती थी। तो उस सुबह 6:30 बजे इस ऑपरेशन के साथ ही 31 जुलाई 1987 को ये पूरा मैनहंट खत्म हो गया। हाँ, 27 दिन, 7 खूंखार अपराधी और एक राष्ट्रव्यापी दहशत का अंत। जो कैदी प्यादे बनकर बाहर आए थे, उन्हें नई सजाएं मिली, और जो मास्टरमाइंड थे गिलबर्ट, किस्लो और गैलेगोस, उन्हें हमेशा के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक की नहीं है। हम सुरक्षा को हमेशा कंक्रीट की दीवारों और आम भारी बजट से नापते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी सिस्टम सिर्फ उतना ही मजबूत होता है जितना उसे चलाने वाला इंसान। आपने बिल्कुल पते की बात कही। तकनीक और लोहे की दीवारें तब तक किसी काम की नहीं है जब तक मानवीय लापरवाही उन दीवारों में छेद न कर दे। बिल्कुल। ये पूरी कहानी एक विरोधाभास है। करोड़ों का सिस्टम फेल हुआ कुछ $100 के बजट कट की वजह से, और करोड़ों का पुलिस ऑपरेशन सफल हुआ एक 11 साल की बच्ची की सूझबूझ की वजह से। सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल सभी का दिमाग में छोड़ना चाहता हूँ जो इन दस्तावेजों में आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। वो क्या? हमने ये तो जान लिया कि वो लोग बाहर कैसे निकले, लेकिन सबसे बुनियादी बात, विलियम गिलबर्ट जैसे एक हत्यारे के पास उस लेवल 6 जेल के अंदर वो लोडेड बंदूक आई कहां से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अगर बजट कट्स के कारण टावर खाली थे, तो क्या वो बंदूक उसी रास्ते से अंदर आई जिसे लापरवाही ने खुला छोड़ दिया था? या फिर ये जेल के भीतर फैले एक ऐसे गहरे भ्रष्टाचार का सबूत था जिसे कभी पूरी तरह उजागर ही नहीं किया गया? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे की पड़ताल होनी चाहिए।
अगली बार जब आप किसी बड़ी कंक्रीट की दीवार को देखकर खुद को सुरक्षित मान लें तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।